का लेक्चर को अपलोड जब हम कर रहे थे, अचानक उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हुआ और करप्ट आउट हो गया। इसीलिए मुझे दोबारा से उस लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आपके खातिर। तो प्लीज़ माफ़ करें देरी के लिए, खेद है हमें, और हम दोबारा से उस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बात क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ट्रांसपोर्टेशन में हमने लगभग प्लाज्मा की बात कर ली, ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन में हमें ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना होता है। हमने ब्लड के बारे में बात की, तो ब्लड में हमने आरबीसी बात करी, प्लाज्मा के बारे में बात करी, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात की, उसके टाइप्स के बारे में बात की, उसके फंक्शन के बारे में बात करी। आज जो हमें करना है इस लेक्चर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में प्लेटलेट्स करना है। प्लेटलेट्स 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 जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जिसका इसका मीनिंग क्या है? थ्रोम्बो का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बो का मीनिंग होता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस थ्रोम्बस का मतलब क्लॉट होता है। क्लॉट थक्का, हिंदी में हम लोग इसको थक्का भी बोलते हैं। थक्का, थक्का, जमावट, खून का जमना, उसको थ्रोम्बस कहते हैं। अब थ्रोम्बस यानी क्लॉट बनाने वाला जो सेल है, तो हम लोग उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला करते हैं। हम लोग उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला करते हैं। चलो इसके बारे में कुछ बेसिक बात प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बेसिक बात बात सबसे पहले बेसिक बात कि ये एक सेल नहीं है, सेल फ्रेगमेंट्स है। ये है, ये कोई सेल नहीं है, सेल फ्रेगमेंट्स है। हम जानते हैं पहले से, नहीं जानते तो अब हम जान लेंगे ये क्या है। सेल फ्रेगमेंट्स जो कि which are produced from megakaryocytes। मेगाकार्योसाइट, अब तुमको मेगाकार्योसाइट नहीं पता तो चलो हम इसके बारे में सुनते हैं। पहले मेगाकार्योसाइट, मेगा मींस बड़ा और कार्योसाइट यहाँ पे आ रहा नहीं आएगा। चलो कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस वाला सेल। मेगाकार्योसाइट्स कहते हैं इसको, मेगाकार्योसाइट्स। सेल्स बड़े न्यूक्लियस वाला साइट मतलब सेल होता है। मेगा मतलब लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स, इसका मीनिंग तो यही बनता है, लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स। और देखा ये जाए तो मेगाकार्योसाइट कहां से आता है, तो चलो हम लोग प्लेटलेट्स की ओरिजिन पे चलते हैं। कैसे? प्लेटलेट्स ब्लड है, तो ओरिजिन वाइज तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेसोडर्मल है। मैं इसके प्रिकर्सर की बात करने वाला हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसके प्रिकर्सर के ऊपर। तो प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स कोई पूछेगा, प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स कोई पूछे या थ्रोम्बोसाइट पूछेगा, तो तुम नाम लोगे थ्रोम्बोब्लास्ट। थ्रोम्बोब्लास्ट, 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 थ्रोम्बोब्लास्ट। चलो कहां मिलेगी थ्रोम्बोब्लास्ट? तो रेड बोन में। कहां पे मिलेगा? इन रेड बोन में।
बोन मैरो में मिले, एंड रेड बोन मैरो में मिले। रेड बोन मैरो कहाँ होता है? तो लॉन्ग बोन के हेड में होता है। लॉन्ग बोन में, ये मेरे पास लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन है, और इसका जो हेड है, ये हेड है। लॉन्ग बोन में हम फीमर ले लेते हैं, मान लेते हैं फीमर होगा, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग बोन में ये मान लेते हैं क्या होगा? फीमर होगा। उसके हेड रेड बोन मैरो पाया जाता है। यहाँ पे बोन मैरो है और इसको हम बोल रहे हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो हम इसको बोल रहे हैं। इस रेड बोन मैरो में बहुत सारे स्टेम सेल पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के, बहुत सारे नहीं, 2-3 तरीके का स्टेम सेल पाए। कुछ इस तरीके का मैं बना देता हूँ, हाइपोथेटिकल शेप में दे रहा हूँ, ऐसे कुछ कुछ होता है, कुछ इस तरीके का बना देता हूँ, कुछ ओवल ऐसे रेक्टेंगुलर एंड मैं राउंड बना दिया। ये स्टेम सेल, ये स्टेम सेल, ये तीनों के तीनों क्या है? स्टेम सेल। स्टेम सेल, स्टेम सेल जो अनलिमिटेड टाइम्स डिवाइड कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है किसी टिश्यू को, प्रोड्यूस इन ए टिश्यू या ऑर्गन या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। इतनी एबिलिटी होती है इनके अंदर, इतनी बार ये डिवाइड कर सकता है, अनलिमिटेड, जो जरूरत हो वो बनाते हैं। उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल में 3 वैरायटी हमें याद रखना होगा। 3 तरह के स्टेम सेल्स हमारे इस रेड बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। एक को मैं बोलता हूं मैं एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरे को ल्यूकोब्लास्ट, और तीसरा अपना जो है यहाँ पे जो हम बात करें थ्रोम्बोब्लास्ट। इसको ऐसे लेते हैं, थ्रोम्बोब्लास्ट, थ्रोम्बोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट बाद में चल के आरबीसी को डेवलप करेगा, आरबीसी को बनाएगा, मतलब आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, इसीलिए इसके प्रिकर्सर का नाम जो होता है, इसके पूर्वज का नाम जो है एरिथ्रोब्लास्ट है। एरिथ्रोसाइट से ये सेल आरबीसी तो एरिथ्रोसाइट्स कहलाएगा, इसको हम एरिथ्रोसाइट लिखेंगे। ल्यूकोब्लास्ट क्या बनाएगा? कि डब्ल्यूबीसी बनाएगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोब्लास्ट इसलिए प्रिकर्सर करेंगे क्योंकि डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम जो है वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी है। ये थ्रोम्बोब्लास्ट, ये इसके ऊपर बात करते हैं। थ्रोम्बोब्लास्ट ये प्रोड्यूस करता है मेगाकार्योसाइट, प्रोड्यूस मेगाकार्योसाइट्स, ये प्रोड्यूस करता है मेगाकार्योसाइट्स, 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 मेगाकार्योसाइट। मेगाकार्योसाइट कुछ इस तरीके का बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स है, कुछ इस तरीके का शेप और साइज है उसकी, बड़े न्यूक्लियस वाला सेल है, बड़ा सा न्यूक्लियस है उसका, तो मेगाकार्योसाइट्स कहते हैं। छापो इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी मेगाकार्योसाइट का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। मेगाकार्योसाइट से कैसे एक थ्रोम्बोसाइट्स बनता है ये देखेंगे। ये मेरे पास मेगाकार्योसाइट्स, मेगाकार्योसाइट्स है, मेगाकार्योसाइट्स है। इसके अंदर ऐसे बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और इसके टिप में कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं। ये जो टिप है
जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद नहीं रखना होता है। तो यहाँ पे जितना यूज है ना क्लॉटिंग फैक्टर का, जो हमारी यूज का है, जो फेमस है, जो हमारी यूज का है, तो है हमें याद रखना है। एक तो प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर, इस तरीके से 13 होते हैं, जो कि हमें 2 ही अभी याद रखना है। आपकी क्लास 10th के हिसाब से, क्लास 11th के हिसाब से काफी है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोसिन, जो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोसिन, इसमें प्रो वर्ड लगा है, इसके अंदर ओजेन वर्ड लगा है। इसका मतलब ये जो कुछ भी है तो प्रोटीन का एक फैक्टर्स है, इनएक्टिव स्टेट में, ये इनएक्टिव स्टेट में, यानी कि अभी ये काम नहीं कर सकता। काम करवाने के लिए इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनमें नाम में देखो प्रो लगा हुआ है और ओजेन लगा हुआ है, इसीलिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे मैं कहता हूं कि ये वाला टिप जो है फ्रेगमेंटेशन के लिए जाता है। इतने में फ्रेगमेंटेशन होता है, मेनी टाइम्स फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो फ्रेगमेंटेशन होगा तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। कुछ ऐसे ओवल शेप के बनेंगे फ्रेगमेंट्स, तो कुछ इस तरीके का इरेगुलर शेप का भी बन जाएंगे, उसमें कुछ इरेगुलर शेप के भी बन जाएंगे इसमें, ये जो ओवल शेप का सेल का फ्रेगमेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। सेल फ्रेगमेंट्स हम इसको बोलेंगे। और सेल फ्रेगमेंट्स, इसको हम सेल फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। सेल फ्रेगमेंट्स को ही हम लोग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसी को हम लोग प्लेटलेट्स, हम शुरू में ही लिखे थे, एकदम लेक्चर के स्टार्टिंग में लिखे थे, बोले थे कि जो थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, वह सेल नहीं, सेल फ्रेगमेंट्स है, जो मेगाकार्योसाइट से प्रोड्यूस होता है। और तुम देख भी रहे हो मेगाकार्योसाइट का ये टिप वाला हिस्सा फ्रेगमेंटेशन में गया तो सेल फ्रेगमेंट्स बने। 2 तरीके का शेप है इसका, जैसे एक तो ओवल और दूसरा इरेगुलर शेप का, इरेगुलर शेप का ये फ्रेगमेंट्स बने। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि मैं न्यूक्लियस वाले हिस्से से तो आया नहीं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस था ही नहीं, तो जहाँ से आया है वही न्यूक्लियस नहीं था, तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा। मतलब ये भी कैसा होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें 2 तरह के सेल मिल गए अब तक, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। एक तो मैच्योर आरबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये तो इसमें तो कभी भी नहीं होता है, वहाँ तो कम से कम इमेच्योर के टाइम पे न्यूक्लियस होता था आरबीसी में। तो 2 सेल्स हमें ऐसे मिल गए ह्यूमन के अंदर जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, दूसरा तीसरी चीज इसके अंदर मैंने बताया कि कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन का फैक्टर्स है इसमें अंदर। क्लॉटिंग फैक्टर जो है, क्योंकि जहां से ये आया है वहां पे मौजूद था। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंटेन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद है, प्लस क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद है। क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, लेकिन हम इसे अभी भी रखेंगे। ये सारी चीजें हैं। हमने इसकी ओरिजिन, इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की, किसी प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स की ओरिजिन और प्रोडक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम इसके काउंट और रोल के बारे में बात करते हैं। इसका रोल जो है, काम क्या करता है, इसका काम है भाई क्लॉट बनाना, इसका काम यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, इसका ब्लड क्लॉटिंग इसका काम है। या ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है। ब्लड के अंदर थक्का बनाता है, ब्लड अगर ब्लीड होने लगता है तब इसका थक्का बनने से ब्लीडिंग रुक जाती है, तो प्रिवेंट द ब्लीडिंग। तो ऐसे भी मीनिंग की वाइज लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी, इंजरी के टाइम ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स करता है, क्योंकि प्लेटलेट्स में ऐसे फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन फैक्टर, जो ये काम कर सकते हैं।
अब इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत होना जरूरी है। जनरली अल्लाह ताला ने नॉर्मल काउंट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक हेल्दी एडल्ट के अंदर, एक हेल्दी जिसको तकलीफ नहीं है, ब्लड की बीमारी नहीं है, उस हेल्दी एडल्ट के अंदर जो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज है, संख्या है, काउंट है, वो कितना 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख, समटाइम्स किसी टेक्स्ट बुक में, किसी बुक में ये मैक्सिमम वाला 4.5 लाख भी लिखा होता है। मिनिमम तो ऑलमोस्ट यही रहता है। इस तरह से रेंज आप याद रखो। इससे अगर कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम, और इससे अगर ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम। अब कम और ज्यादा वाला दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि दोनों ही अबनॉर्मल काउंट है। इसका अबनॉर्मल काउंट अगर हो गया, हम क्या कह रहे हैं, अबनॉर्मल काउंट, अगर काउंट अबनॉर्मल हो गया, और काउंट अबनॉर्मल का दो तरीके से होगा। एक तो ये है कि काउंट बढ़ जाए, और दूसरा तरीका ये है कि काउंट घट जाए, काउंट बढ़ जाए और काउंट घट जाए। काउंट अगर बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें ना ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। दूसरी चीज की ब्लॉकेज की, एंड ब्लॉकेज ब्लड फ्लो एंड ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जगह जगह पे। जनरली हार्ट में, किडनी की तरफ ब्लॉकेज आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स अगर हो जाता है। लेकिन अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जिसमें होता क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स घट गए, कम हो गए हैं, तो इसमें क्या होगा, अब ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलेंगे। यहाँ ब्लीड होता रहेगा, खून बहता चला जाएगा, इसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोल देते हैं, इसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोल देंगे। खून की कमी हो जाएगी, खून बहता रहेगा। अक्सर ये वाला केस जो है हीमोफीलिया में पाया जाता है, तो इसमें ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ये आपको याद रख लेना है। हीमोफीलिया में ये वाला प्रॉब्लम अक्सर पाया जाता है। हीमोफीलिया में जो काउंट होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का, वो कम होता है। ब्लीडिंग अगर उसमें स्टार्ट हो जाए तो बस ब्लीडिंग होती ही रह जाती है। इसीलिए उनको बहुत संभाल के रखा जाता है, बहुत नाजुक तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। जरा सा भी कटपट लगे तो बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है, हाई ब्लीडिंग की वजह से मौत भी हो जाती है। हमने बेसिक बातें ऑलमोस्ट कर दी, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे भी बात कर लेते हैं। तो इसका रोल क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। और ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म दो तरीके से होता है, टू वेज है, टू मेथड्स है इसके, दो वेज होता है, दो तरीका होता है। एक क्लॉट का फॉर्मेशन करे, और एक है कि जब तक क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तब तक बहने से कैसे रोका जाए। क्लॉट का फॉर्मेशन चूंकि टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ टाइम लगता है, तो जब तक क्लॉट बन रहा है, एक तरफ थक्का बन रहा है, तब तक भी ब्लड को कैसे रोका जाए, वरना हाई ब्लीडिंग की वजह से ब्लड की कमी हो जाएगी और हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो तरीके का होता है ये। सबसे पहले वाले को मैं बोलूंगा टेम्पररी क्लॉटिंग, जो थोड़ा फास्ट होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन टेम्पररी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, टेम्पररी क्लॉटिंग। और दूसरा जो है परमानेंट क्लॉटिंग, दूसरा जो है वो परमानेंट क्लॉटिंग है, परमानेंट क्लॉटिंग है, परमानेंट क्लॉटिंग है, परमानेंट क्लॉटिंग है, परमानेंट क्लॉटिंग है। दूसरा जो है परमानेंट क्लॉटिंग है, टेम्पररी क्लॉटिंग एंड परमानेंट क्लॉटिंग। तो जो टेम्पररी क्लॉटिंग है
वो फॉलोड बाय, इसी को फॉलो करता हूं परमानेंट क्लॉटिंग। पहले इसका होना जरूरी है तभी वो हो पाएगा। अगर ये नहीं हुआ डायरेक्ट हम इसको करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लड निकलता चला जाएगा तो क्लॉट बन ही नहीं पाएगा। पहले तो किसी तरह ब्लड को रोकना है, उसके बाद क्लॉट बनाना है। तो टेम्पररी क्लॉटिंग कैसे होगा? बाय एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, बाय एग्रीगेशन ऑफ platelets, by aggregation of platelets. By aggregation of platelets किस तरीके से? ये मेरे पास एक ब्लड वेसल्स है, इसमें इंजरी हो गई, इसमें यहाँ पे कट लग गया, मैं इसको ब्लड कैपिलरीज बोल देता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स को हम लोग बार बार बीवी से लिखेंगे। इसमें इंजरी हो गई है, देखो यहाँ पे इंजरी हो चुकी है। अब इंजरी होने से क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है निकलना शुरू कर देगा। इंजरी की वजह से यहाँ ब्लीडिंग हो रही है। अब जब तक ये ब्लीडिंग हो रही होगी तब तक क्लॉट नहीं बनने वाला। तो पहले क्या करा जाता है कि कुछ प्लेटलेट्स आते हैं और अपने आप को इस इंजरी वाले एरिया में लगा देते हैं, जिससे ब्लड आना बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब जब बंद हो गया है तब आगे मैकेनिज्म काम करेगा, और आगे अब जो होगी परमानेंट क्लॉटिंग होगी। तो अगले स्लाइड में हम लोग आराम से परमानेंट क्लॉटिंग की बात कर सकते हैं। एक बड़ा सा ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। परमानेंट क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, क्लॉट फॉर्मेशन की। परमानेंट क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, परमानेंट क्लॉटिंग की, परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं एक बड़ा सा, पहले क्या करते हैं हम लोग, बड़ा सा ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। बड़ा सा, ये मेरे पास एक बड़ा सा और मोटा सा चौड़ा सा ब्लड वेसल्स बना, हल्का सा यहाँ पे कट लगा देते हैं। ये इंजरी हो चुकी है, चलिए यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि इंजरी हो गई है, और इंजरी की वजह से जब ब्लड यहाँ पे आ रहा था, ब्लड जो बाहर निकल रहा था, ये मैं इस तरह से निकाला कि ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको फौरन ही प्लेटलेट्स एग्रीगेट होके उसको रोक दिए। इस तरीके से आके रोक दिए प्लेटलेट्स आके इस तरीके से रोक दिए। इस तरह ये टेम्पररी क्लॉटिंग हो गई है। लेकिन इस एग्रीगेशन से पहले कुछ ऑक्सीजन इधर से आया, इसमें क्या ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हेपारिन के साथ मिलके रिएक्शन किया, जिससे हेपारिन जो है डीएक्टिवेट हो गया। हेपारिन जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है, हेपारिन को डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेपारिन जो है एंटीकोआगुलेंट होता है। हेपारिन के बारे में हम पहले बता चुके हैं, जब मैं WBC पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने बेसोफिल पढ़ाया, तो बताया कि बेसोफिल से हेपारिन निकलता है, ये एंटीकोआगुलेंट है। जब तक ये एक्टिवेट रहेगा, काम करता रहेगा, तो ब्लड को कभी थकने नहीं देगा, मतलब जमने नहीं देगा, उसका थक्का बनने नहीं देगा। एक क्लॉट रिमूवल है, एक क्लॉट बस्टर है, क्लॉट रिमूवल है, रिमूवल है, क्लॉट बनने नहीं देगा। तो फिलहाल इसको डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जो एक्सटर्नल, जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आया ना, एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन आया उसने हेपारिन के साथ रिएक्ट किया और उसको डीएक्टिवेट कर दिया। जब ये डीएक्टिवेट हो गया तब आगे की मैकेनिज्म शुरू होती है कि ब्लड वेसल्स जब इंजरी होती है, तो यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है, तो वहीं चलो आगे की बात हम कर रहे हैं कि अब ये तो डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, तो ब्लड वेसल्स जो टिश्यू की इंजरी हुई है ना, जहाँ टिश्यू की इंजरी होती है, तो उसी के साथ साथ कुछ प्लेटलेट्स की भी इंजरी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स इंजरी भी हो जाती है, और इंजर्ड प्लेटलेट्स जो होता है, इंजर्ड प्लेटलेट्स है ना, वो अपने अंदर से रिलीज करते हैं क्या, प्लेटलेट्स में होते क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन,
प्लस क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लेटलेट्स के अंदर पाए जाते हैं। हमने ओरिजिन से देखा, स्ट्रक्चर देख लो, चेक कर लो पीछे, ये दो चीजें पाई जाती हैं, ये दोनों चीज निकल गई। जब प्लेटलेट्स की इंजरी होगी, सारे प्लेटलेट्स की इंजरी होती नहीं, जो इंजरी के कांटेक्ट में आया, जहां पे कट लगा, तो जब कट लगता है, टिश्यू कटते हैं, तो साथ में कुछ वहां के मौजूदा प्लेटलेट्स भी कट जाते हैं और उसमें से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हो जाता है। सिंपल बात ये रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, इस पहले तो ये ब्लड वेसल्स को बड़ा करो, ब्लड वेसल्स को बड़ा करो। उसके बाद क्या होता है, देखो कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन वो कैल्शियम का सहारा लेते हैं और ब्लड के अंदर मौजूदा एक एंजाइम है, नाम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स, इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को, काइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। कौन कौन एक्टिवेट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम का सहारा लेके, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, ये ब्लड में अपना पाया जाता है, खुद का बना हुआ होता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये एंजाइम क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो रिलीज हुआ है प्लेटलेट्स के अंदर से, प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिवेट करके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बना देता है, थ्रोम्बिन बना देता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है, फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजेन नाम का जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो मैंने कहा था कि दो याद रखेंगे, उसी में लिखा था, याद करो, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन को तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने एक्टिवेट किया, देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम की मदद लेकर थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया और थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजेन से क्या बनाना है, उसको फिब्रिन बनाना है, फिब्रिन बनाना है, फिब्रिन बनाना है, फिब्रिन। थोड़ा सा और मुझे मूव करना पड़ेगा फिलहाल, फिब्रिन बनाना है, फिब्रिन। ये सब कहाँ पे हो रहा है, इसी ब्लड वेसल्स के अंदर जहाँ पे कट लगी है, उसी में होगा, इसलिए हम उसके अंदर ये रख रहे हैं। फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन इस तरीके का थ्रेड्स होते हैं, 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 ठीक है। और जब फिब्रिन बनता है तो ये थ्रेड्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस थ्रेड कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। उसमें कुछ इस तरीके से डेड सेल्स भी आ जाते हैं, डेड सेल और ये फिब्रिन, ये फिब्रिनोजेन एंड फिब्रिन इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो जो चीज ये बन गया है इसको हम क्लॉट करेंगे, इसको हम क्लॉट कहते हैं। ये जो बना है क्लॉट हो गया। उसके बाद अब ये क्लॉट क्या करेगा, खून बहने से रोक देगा, यानी स्टॉप ब्लीडिंग। अब ये टोटल स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, स्टॉप। लेकिन इनिशियली ये सॉफ्ट क्लॉट बनता है, इनिशियली जो ये क्लॉट बना है ये सॉफ्ट बना है, शुरू में ये सॉफ्ट क्लॉट बनता है, सॉफ्ट क्लॉट बनता है। और जब एक्सटर्नल ऑक्सीजन से बार बार रिएक्ट करता है तो यही हार्ड क्लॉट बन जाता है। और हार्ड क्लॉट हमेशा ब्लैक इन कलर होता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे कुछ बातें और कि जो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनरल इंफॉर्मेशन है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये हम क्लॉटिंग फैक्टर हम इसको बोलते हैं और ये लिवर के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, लिवर से प्रोड्यूस हुआ है। एक पॉइंट तो लिख सकते हो यहाँ पे जो बाद में काम आएगा जिंदगी में, प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर, लिवर से, एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। यहाँ पे विटामिन के की जरूरत पड़ती है, विटामिन के की मदद से लिवर ने प्रोथ्रोम्बिन को बनाया। प्रोथ्रोम्बिन अगर नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता, कोई मैकेनिज्म नहीं चल रही होती है।
तो ये प्लेटलेट्स का रोल हमने समझा दो तरीके से है, ब्लड को दो तरीके से रोकता है इनिशियली कि वो क्या के एग्रीगेट होके क्लॉट के एरिया से कट के एरिया में या इंजरी के एरिया में एग्रीगेट होके इमरजेंसी के तौर पे ब्लड को रोक देता है और उसके बाद उसी के साथ पैरेलल जो है परमानेंट क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल ऑक्सीजन जब आएगा ब्लड के अंदर तो हेपारिन जो मौजूद है उसको डीएक्टिवेट करेगा, तो ही ये सारा का सारा मैकेनिज्म चल पाएगा, तभी सारा का सारा मैकेनिज्म चलेगा। और ये मैकेनिज्म के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का होना बहुत जरूरी है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कहां से होगा? इंजर्ड प्लेटलेट से। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज को करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा। जो एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिर फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनाएगा और इस तरीके से करके पूरा का पूरा क्लॉट बन जाएगा। इस वाले स्टेप्स को, इस वाले प्रोसेस को यहाँ से लेकर ये जो पूरा का पूरा हमने अभी पढ़ा, ये पूरा का पूरा जो हमने अभी पढ़ा, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें एक एक्टिवेट होता है तो दूसरे को एक्टिवेट करता है। ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। एक एक्टिवेट होता है, दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर वो तीसरे को एक्टिवेट करता है, फिर चौथे को एक्टिवेट करता है, ऐसे चलता है। इससे तो 13 फैक्टर है ना, सब एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे, लेकिन इस प्रोसेस को हम कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। और कैस्केड मैकेनिज्म में ऐसा मैकेनिज्म है जो क्लॉट फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। और आज के लेक्चर में इतना ही। खुश रहिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से। आज ही इसको रिवीजन करना है, सही से लिखना है, उतारना है और याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।